एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन काटा बदल गया। बात है दादा। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली जिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का पिछले 18 वर्षों से कविताओं के नंबर 1 शो सतमोला कवियों की चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम स्टूडियो में उपस्थित अपने सभी मेहमानों का। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओज के वरिष्ठ कवि, जिनकी रचनाओं ने हर एक मानस पटल पर देशभक्ति को अंकित करके रख दिया है, विनय विनम्र जी। मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ विनय जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। कहूंगी कि दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, याद सालों तक रहे जो वो निशानी चाहिए। दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, याद सालों तक रहे जो वो निशानी चाहिए। और हिंद के चरणों में रख दे शीश अपना काट कर, हो समर्पित देश को ऐसी जवानी चाहिए, हो समर्पित देश को ऐसी जवानी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए ओज के बड़े हस्ताक्षर विनय विनम्र जी। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। मैं विनय विनम्र आप सबके समक्ष शब्द पुष्प लेकर उपस्थित हुआ हूं।
भुवनेश सिंघल जी बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं और इन्होंने भगवान राम का ही आवाहन करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदित किया है जी। तो मैं बात भी वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ। इस समय पूरा देश राममय है, देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भगवान राम के भक्त हैं वहाँ वातावरण राममय हुआ पड़ा है निश्चित रूप से। और इसमें हम कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। हमने भगवान से निवेदन करते रहे हैं और वो सुन लिया गया। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार हैं, 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं कि सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। हिंदू हो या मुस्लिम सिख या ईसाई भाई आरती उतारे माता सरयू के नाम की। आरती उतारे माता सरयू के नाम की। ऐसा लगता है मानो सारा जग बोल रहा हुई न जो राम की तो काया किसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भुवनेश जी के पंक्तियों के इर्द गिर्द ही रहने का प्रयास है। और हमने भगवान राम से निवेदन भी किया कि प्रभु, हमने लिखा था वो पंक्ति आज सुनाना चाहता हूं। हम बहुत प्रसन्न हुए कि रक्षा करो कष्ट हरो सुन लो पुकार प्रभु मचा हाहाकार घोर अंधकार छाया है। रक्षा करो कष्ट हरो सुन लो पुकार प्रभु मचा हाहाकार घोर अंधकार छाया है। अंक कलिकाल के पलटने लगे हैं नाथ राजाओं ने प्रजाओं के कोष को चुराया है। कामिनी कंचन कीर्ति व्याप्त जन जन में है। राक्षसों ने साधुओं के रक्त को बहाया है। स्वाद और शक्ति के विवाद में पड़ा है राष्ट्र मिथ्या महारानी बनी सत्य को हराया है। मिथ्या महारानी बनी सत्य को हराया है। अब तो आपको आना ही पड़ेगा प्रभु कि अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता। क्या हो रहा है इस समय? लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भ्रमित किया जा रहा है। हम आपके लाभ की बात करते हैं, आप ट्रेन जला देते हैं जी। क्या संस्कार हमारे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करने जा रहे हैं? बहुत सटीक प्रहार किया है, बहुत सटीक प्रहार है। आपके घर में हम पैसा भेजना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं को लाना चाहते हैं, आप ट्रेन जलाते हैं, आप पत्थर मारते हैं उन यात्रियों पर। निवेदन करना चाहता हूं मातृभूमि की ओर से कि अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता। माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता। ऐसे दुष्टों का विनाश आवश्यक है, क्षमा कीजिएगा। आताताई हमारा भाई ही क्यों न हो, लेकिन उसका विनाश बिल्कुल आवश्यक होता है क्योंकि आताताइयों का न कोई धर्म है न कोई रिश्ता है। तब कहना चाहता हूं कि अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता। माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता। क्या बात। माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता। अनुनय विनय विनम्र धनुष पे वान चढ़ाना होगा। क्या बात है, वाह वाह। अनुनय विनय विनम्र धनुष पे वान चढ़ाना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें कलयुग में आना होगा। हे सीता के राम तुम्हें कलयुग में आना होगा। हे दशरथ के राम तुम्हें कलयुग में आना होगा। हे हनुमत के राम तुम्हें कलयुग में आना। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है। ये थे हमारे बीच देश के बड़े कवि विनय विनम्र जी, जिनकी रचनाओं में यकीन जानिए रोंगटे खड़े करके रख दिए हैं। देशभक्ति की भावना हो तो ऐसी हो, जज्बा हो तो ऐसा हो। एक बार पुनः मैं चाहूंगी कि एक बार तालियां हो जाएं विनय विनम्र जी के लिए। मैं बुलाने जा रही हूं हास्य के बड़े हस्ताक्षर, वो कवि जिनकी कविताएं हंस हंस के आपको कुर्सी से गिरने पर मजबूर कर देंगी। वो कवि जो जब एक बार अपनी कविताएं पढ़ने पर आते हैं तो चेहरे से मुस्कुराहट कम नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली से बड़े हास्य कवि रसिक गुप्ता जी की। अच्छा रसिक जी, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में कौंधता रहता है कि जो आपका नाम रसिक है, ये माता पिता ने दिया या हरकतें देख के मोहल्ले वालों ने रख दिया? यही अपना हास्य जो है वो अपने चेहरे पर ये मुस्कान बरकरार रखिएगा। हमें हंसाने गुदगुदाने आ रहे हैं देश के बड़े कवि रसिक गुप्ता जी। आज हमारे पिता तुल्य अभिजीत गोखले जी का सानिध्य हमें मिल रहा है, तो
4 पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जी। कि पिता के स्नेह का दरिया सदा दिन रात चलता है, पिता के स्नेह का दरिया सदा दिन रात चलता है, दुआ लेकर करो देखो हमेशा काम फलता है, कि पानी की जगह जिसने है अपने खून से सींचा, पिता वो पेड़ जिसकी छांव में परिवार फलता है। पिता वो पेड़ जिसकी छांव में परिवार फलता है। माता और पिता दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। तब मैंने माँ शब्द जो है वो दुनिया का सबसे छोटा शब्द, लेकिन पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर समा सकता है, 4 पंक्तियों में मैंने वो परिभाषा देने की कोशिश की कि तन की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है। तन की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है, क्रोध अग्नि को बस एक पल में शीतलता खो सकती है। और कण कण में शीतलता लेकर भले हिमालय खड़ा हुआ, हिम से शीतल इस दुनिया में केवल माँ हो सकती है। शीतल इस दुनिया में केवल माँ हो सकती है। और एक परिभाषा मैंने देने का प्रयास किया कि शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे। मैं उस मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं जो अपने पुत्र को 9 महीने गर्भ में रखने के बाद हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए भेज देती है अपने पुत्र को। उनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे, और स्वयं जनगणमन जिनके कर्मों का गुणगान करे। शीश झुकाऊं चरण पखारूं पहले हर उस माता के अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। बलिदान करे। माता और पिता दोनों ही एक गाड़ी के 2 पहिए। और मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी कि कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, रातों में तिमिर दिन में उजाला नहीं होता। क्यों हम माता पिता का दर्जा भगवान से ऊपर देते हैं कि कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, रातों में तिमिर दिन में उजाला नहीं होता। कितना भी सर झुका लो किसी तीर्थ पर, मगर माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता। माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं। बहुत अच्छे। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उस माता पिता को जिसे हम भगवान से ऊपर मानते हैं, जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता बुढ़ापे में हमारी होती है अपने पुत्रों की, तब वृद्धाश्रम खोल दिए गए ऐसे, वहां उन्हें भेज दिया जाता है। मैं धिक्कार उन पुत्रों पर देता हूं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत। कि जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा, भाव उन्हीं के पढ़े नहीं। बिल्कुल। जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा, भाव उन्हीं के पढ़े नहीं। मात पिता भेजे वृद्धाश्रम किंतु शर्म से गड़े नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे ईश्वर में तो रखी आस्था, लेकिन वो ये भूल गए कि सृष्टि के निर्माता भी तो मात पिता से बड़े नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। के निर्माता भी तो बहुत सुंदर। मात पिता से बड़े नहीं। बहुत अच्छे। सृष्टि के निर्माता भी तो मात पिता से बड़े नहीं। और क्या बात। एक कविता मेरा मन है सुनाने का। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल सकता। और हास्य और उसकी बात हमारे भाई भुवनेश जी ने की। तो प्रारंभ करता हूँ एक हास्य कविता। कि हमने स्टेशन जाने के लिए सामान हाथ में लिया, हमने स्टेशन जाने के लिए सामान हाथ में लिया, सड़क से 3 व्हीलर किया, लेकिन थोड़ी दूर जाते लगा झटका, सीएनजी खत्म, 3 व्हीलर रास्ते में अटका। वाह। मैंने कहा 3 व्हीलर वाले भी 100 की सीएनजी भरवाते हैं, छोटा रिचार्ज कराते हैं। इस नादान को समय की कीमत का पता होता तो 3 व्हीलर में सवारियां क्यों ढोता। मन से न जाने क्या क्या निकला, बेवकूफ अनपढ़ गंवार, मजबूरी में एक टैक्सी पर होना पड़ा सवार। भले ही कोई कितना बड़ा नवाब हो, पर क्या करें परवीन भाई जब किस्मत ही खराब हो। बहुत बढ़िया। अच्छा है। सड़क के बीच में खड्डा, खड्डे में पत्थर, पत्थर पर टैक्सी का पहिया चढ़ गया, पुराना घिसा हुआ टायर वहीं फट गया। वाह। मैंने कहा टैक्सी वाले भी ना कमाल है, मीटर से ज्यादा पैसे लेने के बाद भी इनका ये हाल है। चाहे कितना भी कमा ले, सारी जिंदगी यूं ही धक्के खाएगा, और इसे तो खुद केजरीवाल भी आके नहीं सुधार पाएगा। और मेरी ट्रेन छूट गई तो इसके बाप का क्या जाएगा। टैक्सी वाले ने फटे टायर की जगह स्टेपनी चढ़ाई, टैक्सी वाले ने फटे टायर की जगह स्टेपनी चढ़ाई, फुल स्पीड से टैक्सी दौड़ाई। स्टेशन पहुंचते ही मैं प्लेटफॉर्म की तरफ भागा, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ सका, मैं भागा। सारे रास्ते ऑटो व टैक्सी वालों को भरा बुरा कहते घर आया तो परिवार के सभी सदस्यों को रोते हुए पाया।
सबको रोता देख मेरा ध्यान अपनी टेंशन से हट गया और बेटे ने बताया जिस ट्रेन से मुझे जाना था उस ट्रेन में बम फट गया। जिस ट्रेन से मुझे जाना था उसमें बम फट गया और सबको लगा बापू का टिकट कट गया। आंखों के आगे काले बादल छाने लगे। अचानक आंखों के आगे काले बादल छाने लगे और जिस ऑटो में टैक्सी वालों को अब तक रावण समझता रहा उनमें राम नजर आने लगे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मन में कई तरह के विचार आए, काश कोई इन आतंकवादियों को जाकर समझाए कि इन बमों का प्रयोग हो, कि इन बमों का प्रयोग हो दुर्गम पहाड़ों को चीरकर रास्ता बनाने में, ना कि जिंदा इंसानों के चिथड़े उड़ाने में। ना कि जिंदा इंसानों के चिथड़े उड़ाने में। अभी तक हंसी रुक नहीं रही है रसिक जी, क्या कमाल की रचनाएं आपने पढ़ी हैं, क्या हास्य बोध है आपका और क्या तीखे व्यंग बाण आप चलाते हैं। कमाल 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 कर दिया। मुझे अपने बेटे की एक बात याद आ गई। अभी कल परसों मैं अपने बेटे से कह रही थी, उसने जिम ज्वाइन किया था। मैंने कहा जिम विम जा, बॉडी शॉडी बना ले, फिर देख तेरे पीछे कैटरीना कैफों की लाइन लग जाएगी। वो कहते हैं हाँ कैटरीना की तो लाइन लग जाएगी लेकिन शादी नहीं होगी सारी जिंदगी, और जो छोटे भाइयों की शादी होगी उनकी वाली भी छोड़ के चली जाएंगी। और मम्मी सबसे बड़ा खतरा तो आपको है मेरे सलमान बनने में, पापा 2-3 ब्याह करके बैठ जाएंगे। तो ये था हास्य बोध हमारे रसिक जी का। खूब गुदगुदाया, खूब हंसाया रसिक जी ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रसिक जी के लिए। मैं बुलाने जा रही हूं उस शख्सियत को जो आपको भगवा रंग की हर रैली में ध्वजवाहक के रूप में नजर आ जाएगा। वो शख्स जो अपने भाषणों से, अपने उद्बोधनों से देश के अपने हमारे हृदय के अंदर देश प्रेम की भावना को जगा देता है। वो कवि, वो ओज का हस्ताक्षर जो जब अपनी बात कहता है तो अपनी बात से वो तीखे व्यंग बाण मारता है कि बात सीधा यहाँ आकर लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भुवनेश सिंघल जी की, जिनकी कविताएं, जिनके छंद ऐसे मारक छंद हैं कि आपको बिहारी के दोहों की याद करवा देते हैं। बहुत ज़्यादा जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जाए भुवनेश सिंघल जी का। आज बड़ा सुखद अवसर है हमारे बीच संस्कार भारती के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री आदरणीय अभिजीत गोखले जी, उनकी गर्मामयी उपस्थिति हमारे बीच है। तो मेरी स्थिति तो ऐसी ही हो रही है जैसे परिवार का पिता, परिवार का मुखिया समक्ष बैठा हो और बेटा अभी घुटवन चलना जानता हो। क्या बात। तो मन में कहीं भय है कि क्या बोलूं, ऐसा क्या बोलूं जो को अपने पिता को रिझा सकूं। 4 पंक्तियां कहता हूं केवल। बुजुर्गों का आशीर्वाद यदि किसी को मिल जाए तो निश्चित रूप से सफलता हासिल हो जाती है। जब राम के भाग्य में वनगमन आया, वन को गए तो राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। 14 वर्ष के जीवन का संघर्ष उन्होंने जब सहा, अपने पिता की आज्ञा से, अपने माता की आज्ञा से, अपने बुजुर्गों की आज्ञा से जब वो वन को गए और 14 वर्षों का वनवास सहा, जाते समय वो राजा राम थे, मगर 14 वर्षों का वनवास सहकर जब वापस अयोध्या आए तो वो राजा राम नहीं थे, भगवान श्री राम हो चुके। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बुजुर्गों के आशीर्वाद का सुफल होता है। जिसने अपने बुजुर्गों की बात मान ली तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। 4 पंक्तियां आदरणीय अभिजीत गोखले जी को समर्पित करते हुए कहता हूं कि बुजुर्गों की दुआओं ने अनोखा काम कर डाला। बुजुर्गों की दुआओं ने अनोखा काम कर डाला। मैं जुगनू सा था बस टिमटिम मुझे दिनमान कर डाला, और बसा इनकी दुआओं में असर जो है चमत्कारी, बसा इनकी दुआओं में असर जो है चमत्कारी, हुई जिस पर कृपा इनकी उसे भगवान कर डाला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजा राम भगवान राम बन गए केवल और केवल अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से। 4 पंक्तियां और कहता हूं। मन है आदरणीय अभिजीत गोखले जी आए हैं तो एक मन के भाव देखिए अपने बड़े के प्रति क्या हो सकते हैं कि एक दिन किसी संत पर एक किताब लिखूं, मन है। आदरणीय आपको समर्पित करता हूं। एक दिन एक संत पर किताब लिखूं, मन है। उसकी उदारता का हर हिसाब लिखूं, मन है। और जब आए पृष्ठ संत की परिभाषा का, और जब आए पृष्ठ संत की परिभाषा का, तब तुम्हें सोचकर हर बात लिखूं। वाह 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 वाह। तब तुम्हें सोचकर हर बात लिखूं, मन है।
ये भाव जो अपने किसी बड़े के प्रति समर्पित किए हमारे आदरणीय प्रवीण जी यहाँ पर बैठे हैं, प्रवीण आर्य जी, जिनका सहयोग निरंतर हम लोगों को मिलता रहा है, मेरे साथी हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद में भी, जिनके मार्गदर्शन में सदैव हम कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं। 4 पंक्तियां उनके लिए कहता हूं, मित्र को समर्पित करते हुए कहता हूं, मित्रता के भाव को समर्पित करते हुए कहता हूं, और जो मुझे इस समय मेरी उम्र के मित्र मुझको सुन रहे हों वो नोट कर लें इन पंक्तियों को, शायद आपके जीवन में कहीं अपने किसी मित्र को भेजने के लिए काम आएंगी, आपके व्हाट्सएप पे कहीं लिखने के लिए काम आएंगी, फेसबुक पे लिखने के लिए काम आएंगी। 4 पंक्तियां कहता हूं कि मुश्किलें मेरी खोजकर, मुश्किलें मेरी खोजकर मात देता है मेरा वो दोस्त। आदरणीय प्रवीण जी आपके लिए समर्पित करता हूं कि मुश्किलें मेरी खोजकर मात देता है मेरा वो दोस्त, डूबता जब भी मैं बढ़कर हाथ देता है मेरा वो दोस्त, और रक्त का रिश्ता न उससे पर नहीं वो गैर है, कि रक्त का रिश्ता न उससे पर नहीं वो गैर है, जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देता है मेरा वो क्या बात है, क्या बात। जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देता है मेरा दोस्त। और जब मित्रता की बात चली तो मित्रता को ही समर्पित करते हुए, जीवन में मित्र नहीं है तो शायद बहुत कुछ छूट जाता है हमसे जीवन में। एक छोटी सी कविता मित्रता के ऊपर कहता हूं कि मित्र वही जो खून के रिश्तों में भी नेक उदाहरण है। मित्र की परिभाषा को शायद कहीं लिखने का आप साहस किया, एक छोटी कलमकार होने के बावजूद भी शायद मित्र की परिभाषा लिखना बहुत कठिन काम है, बहुत दुर्गम काम है इस राष्ट्र के अंदर, मगर फिर भी कहता हूं कि एक मित्र क्या हो सकता है कि मित्र वही जो खून के रिश्तों में भी नेक उदाहरण है, नन्ही नन्ही खुशियों में जो ऊंचा एक उदाहरण है, मित्र वही है हर संकट में साथ नजर जो आता है, छोड़ चुके हो सभी साथ वो तब भी साथ निभाता है, और मित्र वही जो आधी छुट्टी में भी घर को साथ चले। मित्र वही जो आधी छुट्टी में भी घर को साथ चले, मित्र वही जो हार मित्र की देख दर्द से हाथ मले, और मित्र वही जो छोड़ के सिगरेट मित्र फीस की भर देता। मित्र वही जो छोड़ के सिगरेट मित्र की फीस भर देता, अबे छोड़ना प्यारे कहकर सारे दुख कम कर देता, और मित्र वही जो कर्ण सरीखा दुर्योधन के साथ रहे। बहुत अच्छे। मित्र वही जो कर्ण सरीखा दुर्योधन के साथ रहे, मित्र वही जो कर्ण सरीखा दुर्योधन के साथ रहे, मित्र वही जो भाई बनकर सब कष्टों को साथ सहे, और मित्र वही थे जिसने अर्जुन के रथ को खुद खींचा था। मित्र वही थे जिसने अर्जुन के रथ को खुद खींचा था, मित्र सुदामा के चरणों को आंसुओं से सींचा था, सच्चा मित्र वही है जीवन में जो मित्र बनाता है। अंतिम 3 पंक्तियां और कहता हूं कि सच्चा मित्र वही है जीवन में जो मित्र बनाता है, रिश्तों की इस बगिया को जो मित्रों से महकाता है, और जीवन में अगर मित्र नहीं है समझो जीवन खंडित है। अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि मित्रता को समर्पित के जीवन में अगर मित्र नहीं है समझो जीवन खंडित है, जीवन में अगर मित्र नहीं है समझो जीवन खंडित है, और मानो उसको श्राप लगा है और प्रभु से दंडित है। और प्रभु से दंडित है। जय हिंद। बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है वो शख्स जो अधिकतर रहते हैं पर्दे के पीछे। जी हाँ, वो जो हम सबको नचाते हैं अपने इशारों पर, वो जो इस शो के प्रणेता हैं, वो जिनकी सोच ने इस शो सतमोला कवियों के चौपाल को जन्म दिया, और न केवल जन्म दिया बल्कि 18 वर्ष का युवा भी बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे शो के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रवीण आर्य जी की, जो न केवल एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं बल्कि अगर आप उनकी कविताएं सुनेंगे तो उनकी कविताओं में वो बात है कि कानों से होते हुए सीधा हृदय तक उतर जाती है, जो आपके दिलो दिमाग पर एक पल नहीं, एक घंटे नहीं, एक दिन नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय तक छाप करके छोड़ जाती है, जो कब्जा कर लेती है हमारे मनो मस्तिष्क पर। जी, मैं बात कर रही हूँ प्रवीण आर्य जी की, और प्रवीण आर्य जी छंदों की महारत रखते हैं। मैं निवेदन करूंगी प्रवीण जी से कि वो सिंहावलोकन में अपना एक छंद हमारे बीच प्रस्तुत करें। बहुत मुश्किल छंद है, और इस छंद में कही गई बात जो है उस बात की बात ही कुछ और है। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए प्रवीण आर्य जी का। हास्य से बात चल रही थी, और हास्य को अगर
सीधा गीत पे आएंगे तो सीधी वो आत्महत्या ही कहलाएगी। इसलिए थोड़ा मेरा मन भी है कि थोड़ा सा हल्का सा मैं व्यंग के साथ में प्रारंभ करूं। और इस जो मैं पंक्तियां आपके सामने निवेदित कर रहा हूं वो पंक्तियां जो विधा है वो सिंहावलोकन बहुत अच्छी सिंहावलोकन के माध्यम से मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। और आज का परिवेश जो है, आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में मैं आपके सामने देना चाहता हूं। नेता नेता का उल्टा है ताने, नेता नेता का उल्टा है ताने, ताने बाने ऐसे ताने, ताने बाने से बन नेता, नेता बनता सर्व चहेता, चहेता बन करता उद्घाटन, उद्घाटन कर देता भाषण, भाषण में होता आश्वासन, आश्वासन क्या देता धोखा, धोखा खाती जनता भोली, भोली जनता जब जब बोली, बोली को सुनारा देता, देता क्या बुद्धि हर लेता, लेता वोट नोट गल माला, माला डाले छेदी लाला, लाला करता जब घोटाले, घोटाले को नेता पाले, पाले पिस्टल डंडे पाले, पाले वो जो है व्यभिचारी, व्यभिचारी वह भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी से नाता, नाता काला धन दिलवाता, दिलवाता संसद में जाना, जाना सब पर फर्ज न जाना, जाना भाई सगा विदेशी, विदेशी कब है देश हितैषी, हितैषी राष्ट्र का डंडे खाता, खाता खाता ही मर जाता, जाता जाता भी कह जाता, जाता प्यारा देश संभालो, देश संभालो, इसे बचा लो, इसे बचा लो रे दीवानो, दीवानो कुछ तो पहचानो, पहचानो अपनी आज़ादी, आज़ादी की शान घटा दी आज़ादी छिन ना जाए, जाए जान भले ही जाए, जाए जान भले ही। क्या बात है, बहुत अच्छी। ये सिंहावलोकन एक ऐसी विधा होती है जो बहुत साहित्य में इसको बहुत कठिन विधा माना जाता है और इस पर लिखना निश्चित रूप से सफलता के सोपान पर चढ़ने जैसा होता है। मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। वाह 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 वाह, नेता है कि ताने है कि ताने है कि नेता है, क्या बात कही है। मुझे याद आ गया, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया। ये वो छंद है जिसे सीखने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और आपने कितनी सरलता के साथ कितनी गहन बात अपने इस छंद के माध्यम से कही है। आपका सानिध्य हमें मिलता रहे और आपके सानिध्य में देश का युवा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, कविताओं के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाता रहे, यही मैं कामना करती हूं और बहुत 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 धन्यवाद अदा करती हूं आप। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। हम लेंगे एक सतमोला का ब्रेक। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला से खूब पचाया। जी हाँ, ब्रेक का वक्त हो चला है। आप सभी यकीनन लंच या डिनर या इवनिंग स्नैक्स ले चुके होंगे, तो अब समय आया है सतमोला की चटपटी चटकारेदार गोलियों से अपने स्वाद को भी बढ़ाने का और अपने हाजमे को भी सही करने का। तो हम आते हैं एक ब्रेक के बाद और तब तक आप लीजिए सतमोला का चटकारा। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ कुछ। सतमोला कवियों की चौपाल में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं दीपाली जंजिया बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। तो चलिए हम चलते हैं दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित ज्योति सागर जी के पास, जो बात करती है प्यार मोहब्बत की, श्रृंगार की और बात करती हैं हमारे देश के युवाओं की भी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी ज्योति जी से कि वो हमारे बीच आए और अपनी कविताओं से एक प्यार मोहब्बत का समा भर दें यहाँ पर। ज्योति जी। धन्यवाद दीपाली जी। मैं ज्योति सागर सना आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ और बिना किसी भूमिका के अपनी रचना आप तक पहुँचाती हूँ। स्वागत है। जब तलक तुमसे ना मैं मिली थी, जाने किस किस से मिलती रही मैं, क्या बात? तुझ में आकर ही मिलना था मुझको, अविरल कब से चलती रही मैं। जब तलक तुमसे ना मैं मिली थी, जाने किस किस से मिलती रही मैं। बहुत बार मैंने पुकारा तुम्हें, मगर तुम सदाएं सुन ना सके। हमेशा से तुम ही मेरे चांद थे,
मगर तुम सितारा ये चुन ना सके। क्या बात है, क्या बात है। तेरी चांदनी में ही शब भर शबनम सी घुलती रही मैं। वाह, वाह, वाह। तुझ में आकर ही मिलना था मुझको, अविरल कब से चलती रही मैं। बहुत प्यारी। एक नदी एक सागर की ही तो ये सारी की सारी कहानी है। एक ठहरा हुआ एक फैला हुआ, एक की सांस में है रवानी। कि अब तुम मिलोगे, कि जब तुम मिलोगे, इन दो किनारों में ही तो लहरों सी पलती रही मैं। तुझ में आकर ही मिलना था मुझको, अविरल कब से चलती रही मैं। जब तलक तुमसे ना मैं मिली थी, जाने किस किस से मिलती रही मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर ज्योति जी। बहुत शुक्रिया। और मैं अब अपनी अगली रचना पर आती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और ये बात मैं अपने देश के नौजवानों से कहना चाहूँगी। एक छोटा सा संदेश है जो मैं पहुँचाना चाहती हूँ। नौजवानों बात मानो, दौरे वतन बदलना है तुम्हें। नफरतों की आंधियों से बच बच कर चलना है तुम्हें, चलना है तुम्हें। अभी तो जोरदार तूफान आएंगे, मुसीबत में भी मुश्किल इम्तहान आएंगे। इन सब से हौसलों से निकलना है तुम्हें। नौजवानों बात मानो, दौरे वतन बदलना है तुम्हें, बदलना है तुम्हें। अभी तो खुद को भी पढ़ना होगा, अपना किरदार भी गढ़ना होगा। जो मांगते हो चाहते हो उसमें ढलना है तुम्हें। नौजवानों बात मानो, दौरे वतन बदलना है तुम्हें। जीवन में अपनों से धोखा भी मिलेगा, शाहों से टकराने का मौका भी मिलेगा। इन सब में गिर गिर के संभलना है तुम्हें। नौजवानों बात मानो, दौरे वतन बदलना है तुम्हें। माहे रमज़ान की दुआ में ढल जाओ, दिवाली के दियों के साथ जल जाओ। ऐसे ही नई उम्मीद से मिलना है तुम्हें। नौजवानों बात मानो, दौरे वतन बदलना है तुम्हें। नफरतों की आंधियों से बच बच कर चलना है तुम्हें, चलना है तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है ज्योति जी। बहुत बढ़िया, यह बहुत बढ़िया। नौजवानों को संबोधित करते हुए ज्योति जी ने बहुत शानदार और ऊर्जा वाली कविता हमारे बीच पढ़ी। मुझे मेरे शेर की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि जमाने को बदलना जानते हैं हम, अपने तौर चलना जानते हैं। जमाने को बदलना जानते हैं हम, अपने तौर चलना जानते हैं। और महज प्यादे हैं ये मत सोच लेना, महज प्यादे हैं ये मत सोच लेना। वजीरों को कुचलना जानते हैं, वजीरों को कुचलना जानते हैं। तो ये थी हमारे बीच दिल्ली से ज्योति जी। और अब मैं आपके बीच बुलाने जा रही हूँ खेकड़ा बागपत जिले से आने वाली पारुल चौधरी जी को। पारुल जी ने बात कही है रिश्तों की, रिश्तों की गरिमा की, रिश्तों की मर्यादा की। जैसे कि आजकल के दौर में मैं देख रही थी कि सीरियलों में क्या दिखाया जा रहा है,
भाभी के कमरे से देवर निकल कर आ रहा है, जीजा के कमरे से साली बाहर आ रही है, पड़ोसी के कमरे से बहर बाहर आ रही है, और सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। बिल्कुल। तो देखिए ये है एक कटाक्ष इस समाज के ऊपर, और आजकल जो समाज में हो रहा है। तो देखते हैं इस समाज को आजकल के ज़माने में रिश्तों की मर्यादा को, रिश्तों की गरिमा को किस तरह से अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे बीच रखती हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए पारुल चौधरी जी। पारुल, नमस्कार। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैंने जो लिखा है रिश्तों के ऊपर, रिश्तों में आजकल लोग राजनीति इतनी करने लगे हैं, मैंने उसी के ऊपर कुछ लिखा है, तो मैं उसे पढ़ने की इजाज़त चाहती हूँ आप सभी से। स्वागत है। रिश्तों में राजनीति जाने क्यों करने लगे हैं लोग, रिश्तों में राजनीति जाने क्यों करने लगे हैं लोग, अपनों से ही सबसे ज़्यादा कतरने लगे हैं लोग, अपनों से ही सबसे ज़्यादा कतरने लगे हैं लोग। गैरों को खास अपना कुछ इस तरह से माने, गैरों को खास अपना कुछ इस तरह से माने, उनकी खातिर अपनों से ही उलझने लगे हैं लोग, उनकी खातिर अपनों से ही उलझने लगे हैं लोग। क्या बात। जाने कहाँ खो गया वो आपस का प्रेम भाव, जाने कहाँ खो गया वो आपस का प्रेम भाव, क्यों अपनों की कामयाबी से जलने लगे हैं लोग, क्यों अपनों ही की कामयाबी से जलने लगे हैं लोग। जाने कहाँ से सीख ली हर किसी ने ये नीति, जाने कहाँ से सीख ली हर किसी ने ये नीति, कि दिखावे के आडंबर में फंसने लगे हैं लोग, कि दिखावे के आडंबर में फंसने लगे हैं लोग। खून के और रिश्तों के, खून के और रस्मों के रिश्तों को करके तार तार, अपने हर कर्तव्य से मुकरने लगे हैं लोग, अपने हर कर्तव्य से मुकरने लगे हैं लोग। छोड़ दो करना ये राजनीति, छोड़ दो करना ये राजनीति, अब बस बहुत हुआ, क्यों हर घर में महाभारत का युद्ध लड़ने लगे हैं लोग, क्यों हर घर में महाभारत का युद्ध बहुत अच्छा है लड़ने लगे हैं लोग। किससे करे पारुल अब शिकवा और शिकायत, किससे करे पारुल अब शिकवा और शिकायत, उसके खुद ही के घर में ये चाल चलने लगे हैं लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पारुल। रिश्तों की हकीकत आपने सबके सामने रख दी। धन्यवाद। अब मैं अपनी एक रचना पढ़ना चाहूँगी, रात, क्योंकि रात ही एक ऐसी प्रकृति ने हमें एक सौगात दी है जिसमें हम अपना आकलन करते हैं। बहुत सही, स्वागत है। रात खामोश थी और मैं भी, रात खामोश थी और मैं भी, वो भी उदास थी और मैं भी, क्या बात। वो भी उदास थी और मैं भी, बिन कहे ही समझते थे दोनों, बिन कहे ही समझते थे दोनों एक दूजे के एहसास, बिन कहे ही समझते थे दोनों एक दूजे के एहसास, बांट लेते थे हर दर्द था मौन पर ही विश्वास, बांट लेते थे हर दर्द था मौन पर ही विश्वास। जाने कैसे और कब आंखों में उतर आता है, जाने कैसे और कब आंखों में उतर जाता है, रात के पहलू में ही अतीत का हर अक्ष नजर आता है, रात के पहलू में ही अतीत का हर अक्ष नजर आता है। कुछ सुहाने से लम्हे तो कुछ दर्द भरी यादें, कुछ सुहाने से लम्हे तो कुछ दर्द भरी यादें, मैं समेट भी नहीं पाती और फिर से बिखर जाता है, मैं समेट भी नहीं पाती और फिर से बिखर जाता है। वो मदहोश थी और मैं भी, वो मदहोश थी और मैं भी, रात खामोश थी और मैं भी। चाहे आए जैसा भी मौसम, चाहे आए जैसा भी मौसम, मिलते थे हर रोज तस्वुर में, साथ देते हर एक मंजर में, ना था जहन में कोई भय उसकी दगाबाजी का, ना था जहन में कोई भय उसकी दगाबाजी का, है उदाहरण वो एक नायाब वफादारी का, है उदाहरण वो एक नायाब वफादारी का। उजाले की नई शहर में भूल कर दर्द सारा, उजाले की नई शहर में भूल कर दर्द सारा, बेरहम दुनियादारी का वो निराश थी और मैं भी, रात खामोश थी और क्या बात है, क्या बात है, रात खामोश थी और मैं भी, क्या बात है। कितनी खूबसूरती के साथ रात का मानवीकरण किया है यहाँ पर हमारे बीच में पारुल जी ने। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शहीदी दिवस था
और मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं, मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ कि अबला न समझ लेना मुझको, मुझ में चंडी अवतार भी है मौन अगर इन अधरों पर तो आंखों में अंगार भी है। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के पार यदि जाओगे तो ललकार है मेरे तेवर में और आंखों में अंगार भी है। ललकार है मेरे तेवर में और आंखों में अंगार भी है। और यहीं से मैं बुलाने जा रही हूँ झांसी से ही आने वाली हमारी अगली कवित्री, जो देश की भक्ति की बात करती हैं देश से प्रेम की और बात करती हैं रिश्तों में प्रेम की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेहा चाचरा बहल चाहत जी की। जी हाँ, जिनके नाम में ही चाहत है, तो वो चाहत चाहे देश के प्रति चाहत हो, चाहे रिश्तों के प्रति चाहत हो, एक माँ की उसके बच्चों के साथ चाहत हो, या एक बेटी की उसके माता पिता के साथ चाहत हो। चाहत एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में संपूर्ण धरती के हर एक अवयव को समेटे हुए है। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं नेहा चाचरा बहल चाहत जी। संचालिका महोदया का धन्यवाद करती हूँ। सतमोला कवियों के कार्यक्रम में जो मुझे निमंत्रण दिया गया है उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। और झांसी की गौरव भूमि से आई हूँ तो वीरांगना महालक्ष्मी के चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ। और भारत की बेटी हूँ तो भारत की ही गुणगान से मैं अपने प्रस्तुति की शुरुआत करती हूँ कि कोटि कोटि कंठों ने गाया, कोटि कोटि कंठों ने गाया, भारत का गुणगान है। कोटि कोटि कंठों ने गाया, भारत का गुणगान है। हे माँ भारत, जय माँ भारत, जय माँ भारत, सबसे पहले तुझको ही प्रणाम है माँ, तुझको ही प्रणाम है। कोटि कोटि कंठों ने गाया, भारत का गुणगान है। ना हम हिंदू सिख ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। हे माँ भारत तेरे सदके सब तेरी संतान है। इस दुनिया ने भी माना, इस दुनिया ने भी माना, भारतवर्ष महान है। हे माँ भारत, जय माँ भारत, हे माँ भारत, सबसे पहले तुझको ही प्रणाम है माँ, तुझको ही प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गजल के चंद अशआर और अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी। गजल प्रस्तुत करती हूँ। वक्त की है इल्तिजा, वक्त की है इल्तिजा, ये दूरियां तो मिटाइए। वक्त की है इल्तिजा, ये दूरियां तो मिटाइए। आइए आगोश में जानम ना यूं शर्माइए। आइए आगोश में जानम ना यूं शर्माइए। अल तुम्हारे पास है, किस तरह दिल है जीतना, उस अदा से ही सनम हमें मीत अपना बनाइए। आइए आगोश में जानम ना यूं शर्माइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। हमने देखे चाहत जी के अलग अलग रंग, देश के साथ चाहत, महबूब के साथ चाहत और प्रेम की पराकाष्ठा कि आइए आगोश में जानम न यूं शर्माइए। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं चाहत जी के लिए। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ उन्हें जो सरहद पर तैनात हैं, इसीलिए हम अपने घरों में चैन से सो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फौज में भर्ती होकर के हम सबके लिए अपनी जान दांव पर लगा करके
देश की रक्षा के लिए नित्य प्रतिदिन तैनात हैं, जो सरहद पर। मैं बात कर रही हूँ अवरेंद्र अवस्थी जी की, जो आते हैं हरदोई जिले से और काम कर रहे हैं इतना बढ़िया जिसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। जी हाँ, अवरेंद्र जी करते हैं देशभक्ति। अवरेंद्र जी फौज में शामिल हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। मैं बुलाने जा रही हूँ हरदोई जिले से आने वाले अवरेंद्र अवस्थी जी को, जो कि फौज में कार्यरत हैं और हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे आज अपनी ओज से परिपूर्ण रचनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अवरेंद्र अवस्थी जी। नमस्कार, मैं यहाँ सतमोला कवियों की चौपाल और पूरे हिंदुस्तानी दर्शक भाइयों को नमस्कार कर रहा हूँ। संचालिका महोदय का, प्रवीण आर्या जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप लोगों के बीच जो इस समय अग्निवीर वाला चल रहा है सिस्टम, जिसके ऊपर हम लोग तोड़ फोड़ मचाए जा रहे हैं, देश में ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर हमें एक देश को नए युवा जो बिगड़ रहे हैं, कोई बच्चे ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उनको एक रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये देश की सेवा करने का एक अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। अगर पैसे के लिए ही कोई जाता 30,000 20,000 पे, तो कोई भी माँ अपने बेटे को नहीं भेजती, सिर्फ देश की सेवा के लिए भेजती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी पे ही मैंने अपनी लाइनें लिखी हुई हैं कि मुझे आपकी ताली नहीं, मुझे आपकी ताली नहीं, आपका जोश और जुनून चाहिए। जो हो जाए देश पर निछावर, मुझे वो खून चाहिए। क्या बात। सो लेंगे हम कांटों के बिस्तर पर, सो लेंगे हम कांटों के बिस्तर पर, बस कानों में मेरे राष्ट्रगान की धुन चाहिए। जिंदगी के सफर में मुझे, जिंदगी के सफर में मुझे राष्ट्रभक्तों के कंधे चाहिए। जिंदगी के सफर में मुझे राष्ट्रभक्तों के कंधे चाहिए। तिरंगे में लिपटा हो सब, मुझे बस वही अंतिम नींद का सुकून चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और हम अपनी चाल जो कविता है वो भी देश के लिए ही है और नए जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए ही लिखा है। नए नव, अगर हम आ गए हैं रिटायर होके, तो अभी नए जाएंगे, वही देश सेवा करेंगे, क्यों हमने अपना जो करना था वो कर दिया है। तो ये देश तुम्हारा ऋणी रहे, ऐसा कर्तव्य निभाना तुम। ये देश तुम्हारा ऋणी रहे, ऐसा कर्तव्य निभाना तुम। यदि आंच तिरंगे पर आए, मंगल पांडे बन जाना तुम। ये देश तुम्हारा ऋणी रहे, ये देश तुम्हारा ऋणी रहे, ऐसा कर्तव्य निभाना तुम। यदि आंच तिरंगे पर आए, तो मंगल पांडे बन जाना तुम। तुम लाल हो भारत माता के, तुम भारत के वीर सिपाही हो। तुम सदा रहो तैनात वहाँ जहाँ खून की सदा गवाही हो। तुम लाल हो भारत माता के, तुम भारत माँ के वीर सिपाही हो। तुम सदा रहो तैनात वहाँ जहाँ खून की सदा गवाही हो। राष्ट्रगान बज रहा जहाँ हो, क्षण भर को रुक जाना तुम। यदि आंच तिरंगे पर आए, मंगल पांडे बन जाना तुम। कर्जदार है तू इस माटी का, कर्जदार है तू इस माटी का, तुझे कर्ज चुकाना ही होगा। अब यदि रक्षक है हल्दी घाटी का, तो तुझे राणा बनना ही होगा। जीवन का हो यदि अंतिम क्षण, जीवन का हो यदि अंतिम क्षण, तो इतिहास अलग लिख जाना तुम। यदि आंच तिरंगे पर आए, मंगल पांडे बन जाना तुम। जय हिंद। और हम आज अपनी एक कविता सुनाने आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, जो दो वीर थे, और दो ही ऐसे युद्ध हुए हैं जो हमें पसंद हैं, जिनको देवता तक देख रहे थे कि इनका वीरों का होगा क्या। एक कर्ण और अर्जुन का, और एक लक्ष्मण और मेघनाथ का। एक अपने भाई के लिए लड़ रहा था, एक अपने बाप के लिए लड़ रहा था। एक अपने मतलब है देश के लिए, धर्म के लिए लड़ रहा था, तो दूसरा अपने मित्र के लिए लड़ रहा था। वहां पे स्वार्थ था ही नहीं किसी का, और युद्ध में अपनी जान देने को तैयार थे। तो मैं यहाँ पे कर्ण की और अर्जुन की, दोनों वीरों की तुलना लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि उनमें हमने तुलना सही की है, हो सकता है कुछ 19-20 हो गया हो तो हो सकता है, लेकिन क्या है कि अगर कर्ण महारथी था तो अर्जुन भी कम नहीं था, और अगर अर्जुन महारथी था तो कर्ण के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि रणभेरी बज उठी युद्ध की, सारा भूमंडल कांपा था। शीश कट चुका गुरु द्रोण का, सैया पर पड़ा पितामह था। रणभेरी बज उठी युद्ध की, सारा भूमंडल कांपा था। शीश कट चुका गुरु द्रोण का, सैया पर पड़ा पितामह था। जीवित थे शकुनी के पासे, जीवित थे शकुनी के पासे, दुर्योधन का अहंकार ना हारा था। और सेना को लेकर चला कर्ण, सेनापति बनकर चला कर्ण, जो दुर्योधन का एक सहारा था।
सारी सेना का पूरा मतलब जितने भी वीर थे वो एक अकेला ही काफी था। महाभारत में जितने भी वीर थे सबके लिए कर्ण अकेला काफी था, लेकिन उसको किसी ने छल से, किसी ने बल से, किसी ने क्या, लेकिन सिस्टम क्या है कि आप अगर अधर्म के साथ रहेंगे, जैसे अभी हिंदुस्तान में क्या होता है कि हम मोदी का विरोध करने के चक्कर में हम देश का विरोध कर जाते हैं, और जब हमने मोदी के विरोध में अगर देश का विरोध शुरू कर दिया तो हम देशद्रोही हो गए, और वही कर्ण के साथ गुजर गया। किस्सा जीवित थे शकुनी के पासे, दुर्योधन का अहंकार न हारा था, सेनापति बनकर चला कर्ण जो दुर्योधन का एक सहारा था। साधारण मानव की क्या गिनती, देवता देखने रण आए, और कुंती अपने से पूछ रही है माधव कैसे क्षण आए। अब मृत्यु से भय लगा तुम्हें, बालक वध में क्या सोचा था, अंतिम समय में धर्म दिखाई पड़ा तुम्हें, तब उसको गिद्धों जैसा नोचा था। क्या सोच रहे हो तुम पारत, दुश्मन पर अंतिम वार करो, यह दुर्योधन के जितना दोषी है, हाथ में ले गांडीव प्रहार करो। होकर उदास मन अर्जुन ने अपने गंडीव से बाण चलाया था, जो प्रतिद्वंदी था अर्जुन को उसको मार गिराया था। मर करके भी दानवीर ने अपने सारे वचन निभाए हैं, मित्रता निभाई दुर्योधन से और कुंती के 5 पुत्र बचाए हैं। उस दानवीर की मृत्यु पर भगवान स्वयं ही बोल उठे, अर्जुन से पहले आएगा नाम तेरा, माधव खुद कर्ण अर्जुन बोल पड़े। क्या बात, जय हिंद, जय। बढ़िया। ये थे हमारे बीच अवरेंद्र अवस्थी जी, और एक हमारे पास आई हुई है वीडियो रिकॉर्डिंग। जी हाँ, हमारे पास होशियारपुर से डॉक्टर प्रिया सूफी जी की वीडियो रिकॉर्डिंग आई है, और जब आप उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर खो जाएंगे उनके स्वरों में, उनकी तान में, उनके लय में और उनकी कविता के शब्दों में। जी हाँ, अब मैं आपके बीच रखने जा रही हूँ डॉक्टर प्रिया सूफी की वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए और आनंद लीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत है डॉक्टर प्रिया सूफी जी। नमस्कार मित्रगण, मैं डॉक्टर प्रिया सूफी होशियारपुर पंजाब से अपनी कुछ रचनाएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कृपया सुने। मेरी प्रथम रचना माँ को समर्पित है। माँ जो हमारी पहली गुरु होती है और उसी से हम जिंदगी भर बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरी पहली रचना का शीर्षक है तुम किताब थी। हाँ, तुम किताब थी, हमेशा से मेरे करीब, मेरे बचपन की तुतलाती यादों में मेरी बातों को समझती, समझाती, पूरी दुनिया का ज्ञान, जाने कौन कौन सी कहानियाँ पता थी तुम्हें। हर रात एक नई कहानी की रुमानी दुनिया दिखाती, सपनों के शहर घुमाती, तारों का महल बताती। हाँ तुम किताब थी, हाँ तुम किताब थी। दिन भर घर भर के काम करती करवाती, गाय का गोबर उठाती, उपले भी बनाकर दिखाती, दूध दुहना, चारा डालना, कहाँ क्या देना, क्या उठाना, कितनी बातें बताती जाती, मेरे नन्हे पैरों के अनुसरण पर बलिहारी जाती, मेरे नन्हे पैरों के अनुसरण पर बलिहारी जाती। हाँ तुम किताब थी। तेल मसाले घी का हिसाब करती, सब्जी दाल रोटी का संसार बसाती, रसोई घर को ही पूरा जहां बताती, चूल्हे चौके की खुशबू से पूरा घर महकाती। हाँ तुम किताब थी, हाँ तुम किताब थी। जाने कब थामी तुम्हारे हाथ ने मेरी उंगली, कभी स्कूल कभी मंदिर, जाने कहाँ कहाँ घूमी। तुम्हारे दिखाए रास्ते आज भी पावन हैं, तुम्हारे दिखाए रास्ते आज भी पावन हैं, तुलसी के दिए भी आज तक रोशन है। सदियों के इतिहास का तुम्हारे संग नाता था, हर पर्व हर त्योहार तुमसे प्राण पाता था, मेरे मन का हर कोना हर आंगन महकाती। हाँ तुम किताब थी, माँ तुम किताब थी। धन्यवाद। तो अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन था, तो बहुत से मज़दूरों ने यहाँ से वहाँ पलायन किया, तो उनमें से कुछ मज़दूर रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही कुछ भावों से मेरी इस रचना में आपको मिलेंगे। तो रचना का शीर्षक है मज़दूर। खाली कारखानों में सामान छोड़ जाते हो, खाली कारखानों में सामान छोड़ जाते हो, तुम भी कोई शहतूत हो क्या, जहां गिरते हो निशान छोड़ जाते हो। तुम्हारे दम से रोशन है सुबह की रौनकें सभी,
तुम्हारे दम से रोशन है सुबह की रौनकें सभी, तुम्हारे श्रम से भीगती शाम गहराती। अब एक कविता मैं अभी जो आजकल चल रहा है, आप टीवी पे देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में, तो उसी पर एक रचना मैंने लिखी है, बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। नहीं बस अब और नहीं, मत पिलाओ मुझे समरसता समदरसता धर्म निरपेक्षता की घुट्टी। नहीं बस अब और नहीं, मत पिलाओ मुझे समरसता समदरसता धर्म निरपेक्षता की घुट्टी। हिम्मत है तो मोहम्मद को गाली दो, हिम्मत है तो मोहम्मद को गाली दो, बूता है तो किसी और धर्म पर उंगली उठाओ। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो किसी सलीब को उखाड़ाओ। नहीं कर सकते अगर तो कृपया मुझे समरसता का पाठ भी मत पढ़ाओ। नहीं कर सकते अगर तो कृपया मुझे समरसता का पाठ भी मत पढ़ाओ। आतताई आए और लूट कर चल दिए, आतताई आए और लूट कर चल दिए, कुछ यहीं बस गए हमारे घर को अपना बता बढ़ गए। मैं तुमसे पूछती हूँ मंदिर में बैठे भगवान ने क्या बिगाड़ा था। मैं तुमसे पूछती हूँ मंदिर में बैठे भगवान ने क्या बिगाड़ा था, क्यों उसके घर को तहस नहस कर गए। सोमनाथ लूटा विश्वेश्वर तबाह किया, सोमनाथ लूटा विश्वेश्वर तबाह किया, जाने कितने धर्म स्थलों को ध्वस्त किया। पद्मावती का जौहर किसने करवाया, पद्मावती का जौहर किसने करवाया, अजय पोरस को किसने हराया। कहा था नानक ने तैं की दर्द ना आया, कहा था नानक ने तैं की दर्द ना आया, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोही, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोही, हमारे गुरुओं ने फरमाया था। तुम किसकी संतान हो, तुम किसकी संतान हो, तुम्हारे लहू में उबाल तक ना आया था। कौन थे वो जो धर्म के लिए आरे से कट गए, कौन थे वो जो धर्म के लिए आरे से कट गए, कौन थे वो जो दीन के लिए शीश कटवा गए। किसने गरम तवे पर अपना धर्म मनवाया था, किसने गरम तवे पर अपना धर्म मनवाया था। कौन था वो जिसे उसके पुत्र का कलेजा खिलवाया था, कौन था वो जिसे उसके पुत्र का कलेजा खिलवाया था। प्रताप शिवाजी हरि सिंह नलुआ की संतान नहीं हो तुम, गुरु तेग बहादुर बंदा गोविंद की पहचान नहीं हो तुम। सतमौला कवियों की चौपाल का आज हमारा परम सौभाग्य है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आज कला और साहित्य को समर्पित हमारा एक देश का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संगठन, राष्ट्र के सांस्कृतिकवाद को बढ़ाने वाला कला साहित्य के माध्यम से, उसका नाम होता है अखिल भारतीय, यानी विश्व स्तर पर उस संगठन का नाम होता है संस्कार भारती। संस्कार भारती हमारा एक ऐसा संगठन है जहाँ कला और साहित्य के माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और समाज का किस प्रकार से कला साहित्य की ओर से सेवा की जा सकती है, कला के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है, साहित्य के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है, उसका एक अनूठा जो एक संगठन है वो संस्कार भारती है। संस्कार भारती के ऐसे हमारे पालक, हमारे अखिल भारतीय संगठन महामंत्री दादा अभिजीत गोखले जी हमारे बीच में हैं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार। अभिजीत दा का केंद्र दिल्ली है, और जब दिल्ली केंद्र है तो केंद्र से तात्पर्य होता है कि एक स्थायी नहीं अस्थायी जो निवास है वो दिल्ली है, क्योंकि जो संघ का जो एक प्रचारक जीवन होता है वो एक खाना बदोशी वाला जीवन होता है, वो कहीं ठहर के नहीं रहते। जब महाराणा प्रताप ने जब ये संघर्ष किया अकबर के समय, उस हिसाब से वो कभी भी खाना बदोश एक जगह रुक के नहीं रखते, वो कहीं भी नहीं टिकेंगे। साथ ही जो हमारी परंपरा है, प्रचार के जीवन है, वो देश भर में एक जगह नहीं रुकते, चलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, देश भर में भ्रमण करते हैं, चाहे एक दिन, चाहे महीने दिन, कभी एक साल भी भ्रम होता है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। ऐसे कर्मयोगी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो केवल कला और साहित्य नहीं, फिल्म
क्षेत्र को भी संवारने में लगे हुए हैं। अभिजीत दा जी का मैं सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद, नमस्कार। और उनसे आग्रह करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल के लिए एक शुभेच्छा हमें आशीर्वचन के रूप में दें, और जिससे कि सतमोला कवियों की चौपाल अपने सुपथ पर निरंतर चलती रहे। अभिजीत दा जी धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में उपस्थित सभी दर्शक, श्रोता, कवि सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम निरंतर चले आ रहे, अभी प्रवीण जी ने जैसे बताया 15 अगस्त 2004 से, मतलब लगभग 18 साल से चले आ रहे इस आयोजन में मुझे यहाँ बुलाया, यह अवसर दिया और राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति की कविताएं सुनने का मौका मिला। इसलिए सर्वप्रथम मैं प्रवीण जी का और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं का, व्यक्तियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अपनी भारतीय कला दृष्टि में ऐसे माना गया है कि कला ही जीवन है, और हम सभी जानते हैं कि जीवन एक कविता है। क्या बात। तो जीवन में आनंद है, जीवन में दुख है, जीवन में स्वर है, जीवन में लयबद्धता है, जीवन में भाव है, जीवन में शिक्षा है, जीवन में संस्कार है। हम सब जानते हैं कि कविताओं में भी ये सारे भाव, ये सारी भावनाएं व्यक्त होती है, प्रकट होती है। प्रत्येक कवि इन भावों को अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार हम सभी के सामने लाते हैं। व्यक्ति का जैसे जीवन है वैसे ही समाज का भी जीवन है, और समाज जीवन में भी या समाज जीवन में भी इन भावों के आधार पर विकसित होता है। तो समाज जीवन के इन विभिन्न पक्षों को, मतलब समाज जीवन का आनंद बना रहे, समाज जीवन से दुख हटे, समाज जीवन में का स्वर विकसित होता रहे, समाज जीवन लयबद्ध रहे, इस सब के लिए कवियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस आयोजन से निरंतर 18 वर्ष से इस योगदान में सारे कवि, मुझे संख्या पता नहीं लेकिन 10,000 से ज़्यादा कवि इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो ये आयोजन चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एक केवल अपेक्षा सभी से करना चाहूँगा कि समाज जीवन में या व्यक्ति जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है, और हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति का आविष्कार हो चुका है, और नई शिक्षा नीति में कला के आधार पर बच्चों को पढ़ाना, इस प्रकार की पद्धति विकसित होने का विचार उस शिक्षा नीति में हुआ है। मुझे लगता है इस सब में कविताओं का बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो जिसको नर्सरी राइम्स कहते हैं, वहाँ से लेकर प्रत्येक विषय कविताओं के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, कहानियों को, भारतीय कहानियों को कविताओं के माध्यम से बच्चों के सामने, युवाओं के सामने कैसे लाया जाए, मुझे लगता है अगर सारे कवि इस दिशा में भी प्रयत्न करें आगामी कुछ वर्षों में, तो शिक्षा नीति के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। ऐसी सभी कवियों से अपेक्षा करता हुआ इस मंच के माध्यम से मैं फिर से सभी को धन्यवाद देते हुए मेरी छोटी सी बात पूर्ण करता हूँ। इस उपक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय अभिजीत दा ने हमें अपनी शुभेच्छा दी सतमोला कवियों की चौपाल में। मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ अभिजीत दा, अपने व्यस्त समय में आपने हमारे लिए समय निकाला। आज अब जो मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष, जिनका मैं आभार इसलिए व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद मेरे साथ इस कार्यक्रम का भार 18 वर्ष से आप अपने कंधे पे आपने चढ़ा रखा है, और ये सामूहिकता के भाव, आप एक एंगल साधना टीवी है, राकेश गुप्ता जी हैं, एक एंगल श्री अनिल कुमार मित्तल जी हैं, सतमोला है, और एक एंगल कवियों की चौपाल है। आज अगर क्या नाम हम सोचें सतमोला अलग चल सकता है
कार्यक्रम कविता के साहित्य में या कवियों की चौपाल अलग चल सकता है, तो ये असंभव है बिल्कुल। और ये एक ऐसा एक ईश्वर प्रदत्त गठबंधन हो चुका है तीनों का, सतमोला कवियों की चौपाल, चाहे वह सब दशहरे पे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कम से कम 10-15 लाख का बजट का कार्यक्रम अकेले आप रामलीला में, बालाजी रामलीला में आप करते आ रहे हैं। कोरोना काल के बीच में बेशक ना हुआ हो, तो वो सतमोला कवियों की चौपाल का कवि सम्मेलन हो, और चाहे 2004 15 अगस्त 2004 के प्रारंभ के 4 एपिसोड हों, उसकी ये अनवरत यात्रा किस प्रकार चल रही है, मैं उसके लिए श्री अनिल मित्तल जी हमारे इस कार्यक्रम के अगर मैं कहूँ तो अभिभावक हैं। अभिभावक के नाते मैं श्री अनिल मित्तल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वह अपना आशीर्वाद सतमोला कवियों की चौपाल के नवांकुरों को दें। श्री अनिल मित्तल जी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि सतमोला कवियों के चौपाल में दिल्ली सभा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनका मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मुझे बड़ा खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी वो ऐसे हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पे। और मुझे एक विश्वास नहीं होता, एक सपने की तरह लगता है कि 18 साल पहले जब प्रवीण जी मेरे पर आए कि मैं किसको कवियों का एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा यार ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए ये अपना टाइम पास करना चाहते हैं, तो मैंने इनको हाँ कर दी। मैंने कहा चलिए आप करिए, और हम लोगों ने साधना टीवी पे इसका सफ़र शुरू करा, और आज 18 साल हुए लगातार करते हुए। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस तरह जुड़कर इनके साथ सदियों के सतमोला कवियों के चौपाल में मुझे मौका मिला इसके थ्रू। आज कवियों की जो कवि वर्ग है हमारा, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है कि ये अगर हम इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये लुप्त होता जाएगा। तो आज ये संस्कृति को उसको बचाने के लिए अगर सतमोला परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बड़े एक सौभाग्य की बात है, और मैं हमेशा इसके साथ जुड़ा रहूँगा। और प्रवीण जी और मेरा साथ जैसे चल रहा है, मैं कहूँगा ज़िंदगी भर ये प्रोग्राम जब तक भी चलाएं वो चलता रहे, और सतमोला परिवार इसमें हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। अंत करना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम का, सतमोला कवियों की चौपाल का। 4 पंक्तियाँ प्रेरणा की कहता हूँ कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आज के इस एपिसोड में विदा लूंगा। 4 पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। आह्वान की पंक्तियां देता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो। विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जय हिंद, जय भारत।